सर, जिस तरह से आरएसएस का कहना है कि जातिगत जनगणना जो है उससे उसके होने से जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, आप क्या कहेंगे इस बात पे? बकवास है। इससे क्या भेदभाव बढ़ेगा? भेदभाव तो अब बढ़ रहा है। भेदभाव तो शिक्षा के जरिए बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का जो कंटेंट है उसी में भेदभाव है। उसके अंदर जो कथा कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं उसमें कुछ खास जातियों के महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। शिक्षा में ओरिजिनल जो जिनके बारे में लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं ये थे बहुत अभी अभी ताजे और या जो अब प्रेजेंट में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बातों को पढ़ाने की जरूरत है। ये भूतकाल की पीड़ा के साथ लोगों को मूर्ख बनाने की अब जरूरत नहीं। जिस तरह से देश में जाति जनगणना को लेकर एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस पे हम लगातार खबरें कर रहे हैं। आरएसएस का कहना है कि जाति जनगणना से जातीय भेदभाव बढ़ेगा, तो वहीं जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं उनका कहना है कि जातिगत जनगणना जब होगी तो आंकड़े आएंगे और सरकार को पॉलिसी बनाने को लेकर इसमें बहुत सारी सहायता मिलेगी। सर, जिस तरह से आरएसएस का कहना है कि जातिगत जनगणना जो है उससे उसके होने से जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, आप क्या कहेंगे इस बात पे? बकवास है। इससे क्या भेदभाव बढ़ेगा? भेदभाव तो अब बढ़ रहा है। भेदभाव तो शिक्षा के जरिए बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का जो कंटेंट है उसी में भेदभाव है। उसके अंदर जो कथा कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं उसमें कुछ खास जातियों के महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। उससे साबित हो जाता है जैसे महापुरुष इन्हीं जातियों में पैदा होते हैं, बाकी जातियों में महापुरुष है ही नहीं, या महापुरुष होने के लिए किसी खास जातियों का होना चाहिए। That is nonsense which is going on in this country even after around 80 years of the independence। आज़ादी के 80 साल के तकरीबन के बाद भी यही हो रहा है। सिलेबस में सभी समाज, सभी जाति, सभी रिलीजन में जो अच्छे लोग हुए, जो मानवता के पक्ष में बोले, जो मानवता को जागरूक करने का जिन्होंने काम किया, जिन्होंने पाखंड और अंधविश्वास से लोगों की आंखें खोली है और जिन्होंने लोगों को शिक्षित करने का काम किया, उनके चैप्टर, उनकी कथा कहानियाँ ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। वो कथा कहानियाँ जो हकीकत में थी कि नहीं थी, जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई एविडेंस नहीं, उन कथा कहानियों को इस देश से बाहर फेंकना होगा शिक्षा से। शिक्षा में ओरिजिनल जो जिनके बारे में लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं ये थे बहुत अभी अभी ताजे और या जो अब प्रेजेंट में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बातों को पढ़ाने की जरूरत है। ये भूतकाल की पीड़ा के साथ लोगों को मूर्ख बनाने की अब जरूरत नहीं, इनसे आगे बढ़ने की जरूरत है मानव जाति को। सर, लेकिन सिलेबस में तो ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास सबके बारे में पढ़ाया जाता है। सबके बारे में पूरा नहीं पढ़ाया जाता। बहुत जगह पे आप देखेंगे इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। कितना किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, कितना किसके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा। जो एकता के प्रतीक हैं, जो समानता के प्रतीक हैं, जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं और जो सुधारात्मक सुधार जिन्होंने समाज में किए हैं, उनकी बैकवर्डनेस को मानसिकता को साइंटिफिक बनाया है, विवेकशील बनाया लोगों को, उनके बारे में पढ़ाने की जरूरत है। और खाली कथा कहानियों के आधार के महापुरुष अब पढ़ाने का वक्त नहीं रहा, इनसे आगे बढ़ने की जरूरत है। जो जिंदा थे, जिनको अभी मानते हैं, जिनके बारे में एविडेंस है, जिनके बारे में साइंस और एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं, जिन चीज़ों के बारे में एविडेंस ही नहीं, कथा कहानियों में खाली कोई सबूत नहीं और जो लॉजिकल नहीं, जो कथा कहानियाँ जो वास्तव और वास्तविकता पे आधारित नहीं, इनको सिलेबस से, एजुकेशन से बाहर फेंकने की जरूरत है। और पूरे समाज को, क्योंकि अस्तित्व में कोई असमानता नहीं किसी के प्रति, यहाँ पर जो असमानता इस देश के अंदर फैली, ये फैली नहीं, ये कोई सो कॉल्ड गॉड, कोई भगवान ऐसा नहीं है, ऐसा कोई खागड़ नहीं है अस्तित्व में जिसने लोगों को ऊंचा और नीचा बनाया है। सारी मानव जाति एक जाति है। इसको ऊंचा नीचा बनाने वाले यही गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो भी थे, उनको भी सुधरने की जरूरत है। सर, जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? क्या इस देश में अभी भी आपको लगता है कि जब हम मेट्रो में चढ़ते हैं, ट्रेन की सर्विस लेते हैं, ट्रेन की टिकट लेते हैं, तो कहीं जातिवाद है? शहरों में हम अब हर जगह रोज मिलना जुलना, किसी तरह का अब छुआछूत नहीं होता, लेकिन अभी भी आप लोग जातिगत की बात करते हैं, जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं। लेकिन आज बड़े बड़े शहर जब भारत में हैं, आप वहाँ कहाँ जाति की चीज़ देखते हैं? शहरों में, शहरों में जाति की चीज़ें देखते हैं। कॉलोनीज में देखेंगे आप, कौन लोग बसते हैं, गरीब गुरबा लोग हैं और लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो सो कॉल्ड अपर सोसाइटी भी है, उनकी मानसिकता में अभी भी कहाँ पर जातिवाद घुसा हुआ है। अभी इसको और साफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जाति गणना तो इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पता चले देश में कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी है कि नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है सबकी बात सुनी जाए और सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
ये जो रिजर्वेशन करके जो चिल्लाते हैं ना लोग, ये वो लोग चिल्लाते हैं जो रिजर्वेशन को खाली नौकरी समझते हैं। ये नौकरी नहीं है। रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियां लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नहीं है, वो देश को सुचारू रूप से और मानवीय व्यवस्था के रूप में संविधान के हिसाब से चलाने के लिए लोग हैं। उनको आप नौकर और नौकरियां कह रहे हैं, वो व्यवस्था को चलाने में उनका रोल है। उस व्यवस्था में चलाने के लिए समाज के सब लोगों की भागीदारी जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो इस देश ने देखा 75-80 साल में कि कैसे जातिगत मानसिकता की वजह से लोगों के साथ वो आदर, वो इज्जत, मान सम्मान नहीं मिला। एक बड़े रैंक पे बैठे हुए पदाधिकारी भी, अधिकारी लोग भी किस तरह से उनके अंदर खोपड़ी में जातिवाद का जहर भरा हुआ है और वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों के साथ। SC ST के लिए बहुत सारे जो फॉर्म भरे जाते हैं उनमें उन्हें आर्थिक आधार पर छूट दी जाती है, उन्हें ट्रेन में टिकटों की दी जाती है। योग्यता के आधार की बात की जाए तो एक जनरल क्लास के आदमी को उन्हें बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं, SC को कम लाने पड़ते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे योग्यता का हनन होता है, योग्यता का क्षरण होता है कि किसी एक ही नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति को 50 नंबर और एक व्यक्ति को 80 नंबर चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये भेदभाव एक तरह से? नहीं, ये नौकरी, सरकारी नौकरी क्यों? सरकारी नौकरी लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं है। सरकारी नौकरी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक व्यवस्था तक प्रोग्राम है, व्यवस्थागत प्रोग्राम है। सरकारी नौकरी में तो सभी लोग भागीदारी चाहते हैं ना, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे वो SC वर्ग के हों। और उसमें जो उनके साथ होता है कि भाई इनका कम नंबर पे हो रहा है जो SC ST के हैं और हमारा ज़्यादा नंबर हमें चाहिए, तो उनको ज़्यादा एक तरह से मिल रहा है। तो उनका कहना है कि योग्यता का क्षरण किया जा रहा है। देखिए, जो लोग एक तरह से, अब स्कूलों में भेदभाव है। एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल महंगे हैं। प्राइवेट स्कूल में किन के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं और सरकारी में किसके पढ़ते हैं? तो सरकारी में जो सिस्टम है एजुकेशन का, टीचरों की जो क्वालिफिकेशन है और टीचरों का स्कूल में आना जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है स्कूलों में, वो लेवल है क्या बराबर? आप का जो लेवल आया है ऊपर, वो किसकी वजह से आया? वो आपकी किस्मत नहीं है, किसी सिस्टम की वजह से आया है कि कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ पीछे रह गए। घर में माँ बाप चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चों को, जो कमज़ोर है उसी की तो मदद करता है, जो पहले से थोड़ा आगे निकल गया घर के परिवार के सबके सहयोग से, वो अगर अब ये कहे पहले से आगे, मतलब सर पूरा मामला खोल के बताएं सर, क्या पहले से आगे? जैसे पहले से आगे का मतलब है शिक्षा पे जिनका अधिकार रहा, संसाधन पे जिनका अधिकार रहा, सरकारी और नौकरी चाकरी में जिनका अधिकार रहा, वो लोग स्टेटस को जब होता है ना, उनको ये लगता है जो मेरा ही अधिकार है, दूसरे तो बेवकूफ़ हैं। अरे आज रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे, चाहे वो SC ST OBC हों, उन बच्चों के बहुत नंबर आते हैं और जनरल वालों से भी ज़्यादा नंबर आते हैं। बात उस नंबर की नहीं है, बात है भागीदारी की। कोई भी बच्चा एक भी ये नंबरों के आधार पे कोई अपने आप को ज्ञानी समझे और दूसरों को मूर्ख समझे, ये नॉनसेंस है। नंबरों के आधार पे तो जितने IAS IPS देश में बने हुए हैं ना, वो सारे देश भगत होने चाहिए थे। सबका जांच करके देख लो, सबके पास भ्रष्टाचार का पैसा है। ऐसे नंबर वालों का क्या करना देश को? देश को नंबर वाले चाहिए या अच्छे इंसान चाहिए, या सबकी भागीदारी चाहिए? आरक्षण की व्यवस्था तो मात्र 10 वर्षों की लिखी गई थी संविधान में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा था कि 10 वर्षों के बाद समीक्षा करके उसको समाप्त करना चाहिए। हाँ, फिर समीक्षा तो कर ली ना, समीक्षा में बराबरी तो नहीं आई। फितूर है ना दिमाग में। एजुकेशन में अगर पहले ही 5 साल 10 साल के अंदर ही बच्चे के दिमाग में ये हो जाना चाहिए 140 करोड़ इस देश में जो लोग हैं वो मेरे जैसे इंसान हैं और हम सब की जाति है एक, और वो है जाति मानवता। मानवता एक जाति है, मानव एक जाति है। इसमें जो भी नीचे भेदभाव है या जो बाइफर्केशन है पैसों के आधार पे, धंधों के आधार पे, वो हमारी अपनी बनाई हुई है। और उसमें भी फिर बनाना अलग बात है, पैसा करना अलग बात है, नो प्रॉब्लम, पर उसके आधार पे जाति बना दी और आदमियों को छोटा बड़ा कहने लग गए। हर काम सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम मैं कह रहा हूँ सफाई का काम है। सर अब तो लोग शादियां भी करने लगे हैं एक दूसरे की जाति में, इंटर कास्ट मैरिज होती है, करने लगे हैं। जिन बच्चों के दिमागों में से खुरापात निकल गई, ये मानसिकता उनकी सुधर गई, तो कर रहे हैं, अच्छी बात है ना ये। इसलिए पूरी तरह से निकलने की जरूरत है, कोई दो राय नहीं। हमारा 140 करोड़ का ये कमजोर पड़ने की जरूरत है, कड़िया बर्बाद होने की जरूरत है। जातिगत आधार पे पहचानना किसी को, और अपने बात जाति की नहीं है, बात है उस जाति को ऊंचा, अपने से ऊंचा या अपने से नीचा मानना, दैट इज नॉनसेंस। और रिलीजन का ये मानना मेरा रिलीजन बढ़िया दूसरे का रिलीजन खराब है, वही बढ़िया वही खराब है, दिस इज नॉनसेंस। ये रिलीजन के ढकोसले और ये जातियों के ढकोसले के आधार पे अगर हम एक दूसरे को बराबर नहीं मान सकते तो इन सब को साइड खुड्डे लाइन करने की जरूरत है। और ये जो लोग इनका प्रचार प्रसार करने पे लगे हुए हैं, उनका ऑडिट करने का जरूरत है, उनका हिसाब किताब करने की जरूरत है। फ्यूचर में इन सब से पूछने की जरूरत है, जो हमारे समाज में जो वर्णवादी मानसिकता जो है, असमानतावादी जो मानसिकता है,
जो वर्णवाद जहर जिसने बोया जाति पातियों का और ऊंचा नीचे का बताया, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, किसी ने अपने आप को ठेकेदार बना लिया, हम ज्ञान के ठेकेदार हैं और हम ही पढ़ाते हैं, वो ज्ञान के ठेकेदार ने सबसे बड़ा शोषण कर लिया देश का और सबसे ज़्यादा विश्वासघात किया मानव जाति के साथ। ये ज्ञान के जो ठेकेदार है ना सर, अब तो शिक्षा का अधिकार सभी लोगों के पास है, हर कोई पढ़ सकता है, अब तो किसी को रोक टोक नहीं है ना। अधिकार सबके पास है, सबके एक समान एजुकेशन देना इस देश के हर बच्चे को, ये जिम्मेवारी है सरकार की। एक समान एजुकेशन नहीं मिल रही इस देश में, प्राइमरी कम से कम 10+2 तक, क्योंकि +2 के बाद ही बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। किसी को ये नहीं है कोई धनाढ्य का बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ेगा प्राइवेट, जो प्राइवेटाइजेशन स्कूलों का किया है ये भी वर्णवादी मानसिकता की वजह से हुआ है और पूंजीवादी मानसिकता की वजह से। वर्णवादी मानसिकता और पूंजीवादी मानसिकता दोनों शोषण का आधार हैं। अस्तित्व में इनके लिए कोई जगह नहीं इन विचारों के लिए, इसलिए इन विचारों के खिलाफ समाज खड़ा होता है। इन दोनों को ख़त्म करके +2 तक की एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हर जगह बराबर होनी चाहिए। कोई प्राइवेट कोई सरकारी स्कूल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक जैसी एजुकेशन, एक जैसा स्टैंडर्ड, एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो कह रहा हूँ एजुकेशन सारी की सारी। सर, आजकल हायर एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। जो 10+2 की आप बात कर रहे हैं वो शिक्षा तो आजकल सरकार फ्री दे रही है, लेकिन हायर एजुकेशन चाहे वो मेडिकल की हो चाहे IIT की हो, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची कर दी गई है। वो शिक्षा सभी लोगों को एक समान से, जो गरीब घर के जो बच्चे पास होते हैं मेडिकल के कॉलेज में, उनको कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आज के दौर में अब एक ये विवाद का विषय हो गया कि अब जो सरकारें हैं 10+2 की परीक्षाएं जो हैं 10+2 की जो शिक्षा है उनको उन्होंने फ्री कर रखा है, लेकिन हायर एजुकेशन IIM की फीस या IIT की फीस या मेडिकल की फीस जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है। देखिए +2 तक जो फ्री किया है, फ्री कहाँ, प्राइवेट स्कूलों में कितनी फीस लगती है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है? तो और कोचिंग में कौन कितना धंधा चल चुका है। जो लोग अफोर्ड करते हैं उनके बच्चे फिर वो कहेंगे हमारे बच्चे होशियार हैं इसलिए उनको रिजर्वेशन वालों ने उनका नंबर काट दिया। दैट इज नॉनसेंस। एजुकेशन +2 तक की एजुकेशन पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। नहीं, वो तो हम मान रहे हैं। सुनो, आप जो फ्री की कह रहे हैं, जो फ्री की एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए सरकारों को। ये महंगी नहीं करनी चाहिए। ये भी वर्णवादी है, समानतावादी, पूंजीवादी मानसिकता का मानसिकता की वजह से है। जी हाँ, वही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हायर एजुकेशन महंगा कर दिया गया। महंगा करने का कोई मतलब नहीं है। लोगों के अपॉर्चुनिटी, लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते रोके जाते हैं ये। इसलिए सरकार और क्या है? सरकार कुछ नहीं, सरकार एक जिम्मेदार लोगों की एक हमारी संस्था है। उस संस्था के जरिए हमें ये देखना है कि पूरे परिवार के साथ 140 करोड़ लोगों के साथ बराबर व्यवहार कर पा रहे कि नहीं, हर बच्चे का परिवार की तरह, माँ बाप की तरह हम ख्याल कर पा रहे कि नहीं, बुजुर्गों की तरह उनकी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं कि नहीं। देश में सबको आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेके चलना है। उसी का मतलब है पूरा 140 करोड़ का परिवार। और न केवल देश को लेके जाना है, अपने पड़ोसी मुल्कों भी और दुनिया को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि वसुधैव कुटुंब का तो यही मतलब है। सरकार शिक्षा पे जो बजट है वो बहुत नाम मात्र का खर्च करती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जन लोक कल्याणकारी की अवधारणा है राज्य की, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे उस तरह से काम नहीं हुआ है अभी भी, आज़ादी के 78 साल बाद भी। शिक्षा पे अगर खर्च होता तो लोग ढोंग के शिकार ना होते। शिक्षा पे अगर सही खर्च होता, ये बाबा बुब्बा जितने भी है रिलीजन, चाहे कोई भी XYZ, सभी का कह रहा हूँ मैं, ये जिनके ढोंग और जिनको अनसाइंटिफिक भाषा या लोगों को ये दिमाग में बैठ जाना कि जो कुछ करेगा खुदा करेगा, जो कुछ करेगा अल्लाह करेगा, जो कुछ करेगा भगवान करेगा, जो कुछ करेगा राम करेगा, जो कुछ करेगा ये करेगा, ये नपुंसक बनाने वाली बात है मानव जाति को। मानव जाति को समझ के जीना है और समझाने का कार्यक्रम ही शिक्षा का कार्यक्रम है। लोगों को समझा के उनकी समझ को यूनिवर्सल बनाना है। अस्तित्व में जो व्यवस्था है इस पूरे अस्तित्व की, उस व्यवस्था को समझना, उसके अनुरूप जीना है पूरी मानव जाति को, तभी वसुधैव कुटुंबकम होगा। और ये कम पैसा लगाने से ढोंगी बाबाओं के चक्कर में समाज फंसता जा रहा है, सो-कॉल्ड सत्संगों के चक्कर में फंसता जा रहा है, उनके दिमाग को नपुंसक बनाया जा रहा है। उनको कर्मशील होने की बजाय आपो दीपक भव है, अपना दीपक खुद बनो, इसकी बजाय वो भेड़ चाल चलने की ओर है। देश में शिक्षा पे कम खर्च करना और शिक्षा में भेदभाव ही इस देश को गुलाम बनाने की तरफ कदम है। और ये वर्णवादी, असमानतावादी, ढोंगवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो अगर राजनीति में या प्रशासन में हावी होते हैं
और या यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर प्रोफेसर बनते हैं, उनकी वजह से देश का और बेड़ा गर्क होगा। सर एक आखिरी सवाल, आप लोग हमेशा जाति की बात करते हैं, हिंदू धर्म को कमजोर करते हैं। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म है सनातन परंपरा। तो आलोचक है यही कह रहे हैं कि ये आप जाति की बात कर क्यों रहे हो, हिंदू धर्म एक होने की बात करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का कहना है। आप लोग धर्म की बात नहीं कर रहे हो, एक साथ रहने की बात नहीं कर रहे हो, आप जातियों में बंटने की बात करते हो। ये सनातन धर्म है, सनातन परंपरा है, और सनातन परंपरा किसी ने बनाई नहीं है। सनातन परंपरा अस्तित्व के हिसाब से, नेचर के हिसाब से लोगों ने जैसे रहना सीखा, साथ साथ वो सनातन परंपरा है। इसका कोई गॉड फादर नहीं है, इसकी कोई किताब भी नहीं है। इसलिए मानव जाति अपनी समझ से जब साथ साथ जीती है, वो सनातन परंपरा है। इसलिए सनातन परंपरा तो पूरे देश और दुनिया के लोग अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, वो सब सनातनी परंपरा के लोग हैं। हिंदू धर्म नहीं है सर? ना, कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। ये जीने का एक तरीका है, उसलिए लोगों को, उस भूभाग में रहने वाले को लोग ये अपने आप को हिंदू कहने लगे। ये कब से आया देखो ना, हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट में देखो कब से ये शब्द आया। पुराने रिलीजियस ग्रंथों में भी हिंदू शब्द नहीं मिलता, तो इससे क्या साबित होता है? ये ताजा कुछ वो है, नया प्रोडक्ट है। जाति सर कब से है सर? जातियां भी तभी से मिलती हैं जब ये इस देश में वर्णवाद हावी हुआ। वर्णवाद का जिक्र देखो जिन जिन किताबों में है, जो वहाँ से शुरू हुआ। और जातिवाद क्या है? कुछ लोग प्रोफेशन, मान लो एक आदमी लकड़ी का काम करता है, और लकड़ी का काम करने वाले जितने लोग अलग अलग जगह पे थे, फिर वो आपस में रिश्ते नाते करने लगे एक ही प्रोफेशन के। अब व्यापारी भी तो व्यापारी के यहाँ शादी करते हैं। अंबानी भी अपने बेटी की शादी अपने जैसे सेठ के बच्चे के साथ की है। ये इसीलिए बनी जातियाँ। जातियों के लोग अलग हैं या उनका कोई डीएनए अलग है, मेजोरिटी इस देश के लोग हैं, उन्हीं के भाई बंधु हैं, ये सगे भाई बंधु हैं। और ये जातियाँ तो धीरे धीरे सेग्रीगेट होते चले गए, और लोगों ने फिर इनके काम धंधों को और वर्णवादी मानसिकता को, शिक्षा का जो ठेकेदार लोग थे, उन लोगों ने इनको और डिवाइड करने की कोशिश की। फिर शासन, प्रशासन और सत्ता पे कब्जा करने के लिए, और साधनों पे कब्जा करने के लिए, सत्ता पे कब्जा करने के लिए इसको और बांटा गया। अब इसका खेल बांट के शतरंज की तरह यूज किया जा रहा है, ताकि इनको बांट बूंट के एक वोट ज़्यादा आ जाए, हम सत्ता में बने रहिए। जो सत्ता में बने रहने की ललक है, चाहे कोई भी है, पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर है, वो राजशाही की मानसिकता से ग्रस्त है, शासन मानसिकता से ग्रस्त है। डेमोक्रेसी में इस मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं। डेमोक्रेसी में नए नए लोग, अच्छे लोग, सबको भागीदारी करने का मौका मिलते ही रहना चाहिए, और पुराना माड़ सरकता रहना चाहिए, और नए लोग आते रहने चाहिए। जो लगातार बचपन से लेकर बुढ़ापे तक राजनीति और इलेक्शन लड़ना, ये खेल गोरख धंधा, ये राजशाही की मानसिकता है। मैं राजा, फिर मेरा बच्चा राजा, चाहे मुझे परिवार मारना पड़े, चाहे बाप को कैद करना पड़े, चाहे समाज में दुश्मनी फैलानी पड़े, गर्दनें काटनी पड़े, वही मानसिकता राजनीति में घुसी हुई है, जो अनडेमोक्रेटिक है, भारत के संविधान के विपरीत है। इसका इलाज देश की युवा पीढ़ी को खासतौर पर करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।